तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन मूवी को, लिहाफ को। ये फिल्म रिलीज से पहले काफी कंट्रोवर्सी में रही है। क्यों रही है ये आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आइए बढ़ाते इस महागाथा को आगे। कहानी की शुरुआत में हम इस्मत चुगताई नाम की एक महिला को देखते हैं जो अपने बेबाक शब्दों को पन्नों में उतार रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उसके घर पे पुलिस आती है जो इस्मत के लिए कोर्ट ऑर्डर लेके आई थी। ऑफिसर इस्मत को ऑर्डर पे साइन करने के लिए बोलता है मगर इस्मत साइन करने के लिए मना कर देती है। तब यहाँ पे इस्मत का दोस्त आता है। वो इस्मत से कहता है कि तुम्हारी लिखी कहानी लिहाफ के ऊपर केस किया गया है क्योंकि उस कहानी में लिखे गए शब्द गंदे हैं, तो तुम्हें इस कोर्ट ऑर्डर पे साइन करना ही पड़ेगा वरना तुम्हें जेल भी हो सकती है। ये सुनकर परेशान होने की बजाय इस्मत और ज्यादा खुश हो जाती है कि मुझे जेल जाने का मौका तो मिलेगा। लेकिन उसका दोस्त और उसका पति उसे पेपर पे साइन करने के लिए मना ही लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि इस्मत का पति कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल जाएगा, बेहतर होगा कि तुम ऐसी वाहियात स्टोरीज लिखना बंद करो। इस पर इस्मत कहती है कि मेरे ख्यालात हमेशा अलग थे और ये तुम जानते थे, और मैं बाकी औरतों जैसी नहीं हूँ जो अपनी शर्म हया को ही अपना गहना माने। और अगर आपको अपने खानदान की इज्जत इतनी प्यारी थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की। उसका पति कहता है कि अगर तुम ऐसे लिखती रही तो हमारी शादी ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इस्मत मशहूर लेखक मंटो से मिलती है। मंटो कहते हैं कि हमारी कहानी तो साथ साथ चलती थी और अब तुम्हारे केस भी साथ साथ चलने वाले हैं, तो तुम फिक्र मत करो, हम दोनों साथ में लाहौर चलेंगे। और इसके बाद हम सीधा इस्मत को लाहौर कोर्ट में देखते हैं और उसकी केस की कार्रवाई शुरू हो जाती है। और यहाँ पे हमें इस्मत की लिखी कहानी लिहाफ सुनाई जाती है। कहानी की शुरुआत में हम बेगम जान नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसकी आज शादी हो रही है। इसके बाद रात को वो अपने पति का इंतजार कर रही थी, लेकिन काफी इंतजार के बाद उसका पति नहीं आता और बेगम जान की पहली रात की सारी इच्छाएं अधूरी रह जाती है। अब अगली सुबह जब वो उठती है तो नौकरानी से नवाब साहब यानी अपने पति के बारे में पूछती है। नौकरानी कहती है कि आप चिंता मत करो, वो जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। तभी बेगम जान खिड़की से देखती है कि नवाब साहब दो लड़कों से बातें कर रहे हैं। नौकरानी बेगम जान को बताती है कि नवाब साहब बहुत ही भले आदमी हैं। वो बाकी नवाबों की तरह उल्टे सीधे शौक नहीं रखते, वो ऐसे ही जवान लड़कों का ख्याल रखते हैं और अपना ज्यादातर वक्त इनकी देखभाल में बिताते हैं और ये सभी लड़के इसी महल में रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि बेगम जान हर दिन नवाब साहब का इंतजार करती रही पर नवाब साहब उनके पास कभी नहीं आए और इसी तन्हाई में बेगम जान ने किताबें पढ़ना शुरू कर दी। एक दिन बेगम जान कहीं बाहर जा रही थी तो नवाब साहब उन्हें रोक देते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है। बेगम कहती है कि इतने बड़े महल में हमारा दम घुटता है, इसलिए बाहर जाकर थोड़ी ताजा हवा लेना चाहती हूँ। नवाब साहब कहते हैं कि अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप नौकरों से कह सकती हैं और बाहर की हवा सबकी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती है। बेगम जान समझ जाती है कि नवाब साहब उन्हें बाहर नहीं जाने देना चाहते, इसलिए अपना उदास चेहरा लेकर वापस अंदर चली जाती है। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे पर नवाब साहब बेगम जान को कोई अहमियत नहीं देते थे और बेगम जान को ऐसा लगने लगता है कि नवाब साहब को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और ऐसी तन्हाई में पड़े पड़े बेगम जान की तबीयत खराब हो जाती है। नवाब साहब डॉक्टर को बुलाते हैं। बेगम जान की नौकरानी बताती है कि उन्हें जोड़ों में दर्द रहता है। इस पर नवाब साहब कहते हैं कि कोई ना, वो एक मालिश करने वाली रख देंगे। अब अगली सुबह जब बेगम जान की आंखें खुलती है तो उनके सामने मालिश करने वाली औरत रब्बो खड़ी थी। अब रब्बो बेगम जान की मालिश करती है, तभी बेगम रोने लगती है। रब्बो पूछती है कि वो रो क्यों रही है। इस पे बेगम बताती है कि इतने दिनों बाद मुझे किसी ने छुआ है। बेगम अकेले रह रहकर इतनी ज्यादा तन्हा और मायूस हो चुकी थी कि रब्बो का पहली बार छूना भी उसके अकेलेपन को दूर करने जैसा था। अब ऐसे ही धीरे धीरे रब्बो रोज बेगम जान के शरीर की मालिश करने लगी और इन दोनों में करीबियां आने लगी। एंड इसके बाद हम इस्मत के बचपन का रूप देखते हैं जहाँ भी उसकी माँ बताती है कि वो कुछ दिन के लिए आगरा जा रही है और तुम अपने भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा ना करो, इसलिए मैं तुम्हें बेगम जान के पास छोड़ के जा रही हूँ। इस्मत बाकी लड़कियों जैसे बिल्कुल नहीं थी। वो वहाँ जाती पूरे महल में उछलने कूदने लगती है, हर चीज को देखने लगती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि नवाब साहब किसी लड़के के चेहरे को निहार रहे हैं और यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि नवाब साहब बेगम जान के पास क्यों नहीं जाते क्योंकि उन्हें औरतों में नहीं बल्कि मर्दों में इंटरेस्ट है। बेगम जान ने कई बार कोशिश करी थी कि नवाब साहब उनके नजदीक आए, लेकिन नवाब साहब बेगम जान को घंटा भाव नहीं देते। अब बेगम जान की भी कुछ इच्छाएं थी जो सिर्फ नवाब साहब ही पूरा कर सकते थे, लेकिन उन्हें देखते तक नहीं थे। इसलिए अब अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए बेगम जान ने रब्बो का सहारा लेना शुरू कर दिया और रब्बो के साथ उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को कुछ आवाजों की वजह से इस्मत की आंखें खुल जाती है। इस्मत को दीवार पे एक परछाई दिखती है जो कि किसी हाथी की तरह लग रही थी, जो कभी छोटा हो रहा था तो कभी बड़ा। इस्मत ऐसी परछाई देखकर डर जाती है और एकदम दुबक कर लिहाफ यानी रजाई के अंदर सो जाती है। दरअसल वो परछाई बेगम जान की परछाई थी और परछाई छोटी बड़ी इसलिए हो रही थी क्योंकि बेगम जान के ऊपर रब्बो थी
जो पता नहीं कौन सी मालिश कर रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि बेगम जान के पास नवाब साहब आते हैं और कहते हैं कि महल में कुछ मेहमान आ रखे हैं, तो आप तैयार होकर जल्दी से वहाँ पे आ जाओ। बेगम जान तैयार होकर मेहमानों के सामने आ जाती है। यहाँ पे नवाब साहब मेहमानों के सामने ऐसे पेश आ रहे थे जैसे कि वो बेगम जान के हमेशा करीब रहते हो, और ये सब देखकर बेगम को काफी गुस्सा आता है कि साला झूठा दिखावा क्यों कर रहे हैं, और वो वहाँ से गुस्सा होके जाने लगती है। नवाब साहब उसे रुकने के लिए बोलते हैं, पर बेगम नवाब साहब की भरी महफिल में बेइज्जती कर देती है। इसके बाद रब्बो बेगम जान के पास आती है और उन्हें कहती है कि आपने जो किया वो सही नहीं था, आपको नवाब साहब से माफी मांगनी चाहिए। तो रब्बो की बात मानकर नवाब साहब से माफी मांगने जाती है बेगम, और कहती है कि रब्बो ने हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया है। नवाब साहब कहते हैं कि आजकल इस महल में मेरी ना सुनकर रब्बो की बातें ज्यादा सुनी जाती है। बेगम कहती है कि दिल उसी की सुनता है जो दिल के करीब होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रब्बो बेगम के पास आती है और कहती है कि वो 2 दिन के लिए अपने घर जा रही है, और ये सुनकर बेगम जान दुखी हो जाती है क्योंकि उसके सिवा महल में उसकी सुनने वाला कोई नहीं था, और उसकी तन्हाई को मिटाने वाली भी सिर्फ रब्बो थी। वो रब्बो को जल्द आने को कहती है और दिल पे पत्थर रखकर उसको जाने को कहती है। अब धीरे धीरे वक्त बीतने लगता है, पर रब्बो के आने की कोई खबर नहीं थी, और उसकी याद में बेगम जान एकदम उदास हो गई थी। इसमत देखती है कि बेगम जान के शरीर में काफी दर्द हो रहा है, इसलिए उसके पास आती है और मालिश करने के लिए कहती है। इसमत बेगम जान की मालिश करने लग जाती है, पर मालिश करते करते बेगम पलट जाती है और इसमत का हाथ बेगम की छाती पे आ जाते हैं। अब हुआ तो ये गलती से था, पर बेगम जान को काफी अच्छा लगा। उसे अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने का सहारा नजर आया। बेगम को लगता है कि रब्बो की गैर मौजूदगी में अब इसमत ही उसकी तन्हाई को मिटाएगी, इसलिए वो हर तरह से कोशिश करने लग जाती है कि इसमत उसके करीब आए। और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पे इसमत का वकील एक आदमी से पूछ रहा था कि लिहाफ कहानी में कौन सा शब्द गंदा है। वो आदमी कहता है कि इस कहानी में छाती शब्द गंदा है, और इस पर मंटो कहते हैं कि छाती को छाती नहीं तो क्या मूंगफली बोलेंगे। अब अगले दिन फिर कोर्ट की सुनवाई होती है, जहाँ पे एक आदमी इसमत से कहता है कि तुम इतनी गंदी गंदी कहानियां लिखती हो, तुम्हें तो जेल होनी चाहिए। और अब कहानी फिर शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेगम इसमत को रिझाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इसमत बेगम के इरादे भांप जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि रब्बो महल में वापस आ जाती है और उसे देखकर उसकी जान में जान आती है। बेगम जान उस पर काफी गुस्सा होती है कि वो 2 दिन का बोलकर 3 दिन के बाद आई है, और वो उसे वहाँ से चले जाने को बोलती है। अब रात को बेगम जान इसमत को अपने कमरे में बुलाती है और कमरे का दरवाजा बंद कर देती है, और वो इसमत के सामने अपने कपड़े बदलने लग जाती है। इसमत डरते हुए बेगम से कहती है कि उसे घर जाना है, और तभी वहाँ पे रब्बो जाती है और मौका देखकर इसमत वहाँ से भाग जाती है। रब्बो समझ जाती है कि बेगम जान अपनी हवस मिटाने के लिए इसमत को रिझाने की कोशिश कर रही थी। रब्बो बेगम से कहती है कि कच्चे आम तो खट्टे ही होते हैं, क्योंकि बेगम जान की लाख कोशिशों के बाद भी इसमत उसके करीब नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से बेगम को बहुत गुस्सा आता है और वो घर में तोड़ फोड़ करने लगती है। अब रात होने पे इसमत की नींद फिर से किसी आवाज की वजह से खुल जाती है, और वो फिर से दीवार पर हाथी जैसी तस्वीर देखती है। इस बार वो सोचती है कि वो इस हाथी की परछाई से डरेगी नहीं, बल्कि वो देखेगी कि लिहाफ से हाथी की परछाई कैसे बनती है। वो उठकर उस कमरे की लाइट चला देती है, और जैसे ही उस कमरे की लाइट चलाती है तो हाथी की परछाई गायब हो जाती है, मगर उस परछाई का राज खुल जाता है, जिसे देखकर इसमत के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसमत ने देख लिया था कि रजाई से हाथी की परछाई कैसे बनती है, और वो हाथी नहीं था बल्कि उसकी सोच से कोसों दूर कुछ और ही था। दरअसल लिहाफ में बेगम जान और रब्बो इंटीमेट पोजीशन में थे। कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ कोर्ट का जज इसमत को बताता है कि आप पर जो इल्जाम लगाए गए हैं वो बेबुनियाद है, और आपकी लिखी हुई कहानी लिहाफ बिल्कुल भी गलत नहीं है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि आपके दोस्त मंटो की कहानियां बहुत ज्यादा गंदी है। इस पे इसमत कहती है कि बस वो तो समाज को आईना दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमत चुगताई अपने घर की बालकनी में खड़ी है, और वहाँ पे कई लोग इसमत चुगताई मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, और इसी के साथ ये फिल्म समाप्त हो जाती है। ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, और मंटो जैसी इसमत चुगताई भी कई कंट्रोवर्शियल कहानियां लिखती रहती थी, और लिहाफ उनमें से एक थी। उस टाइम पर एक औरत का कहानी लिखना, वो भी ऐसे टॉपिक पर जिसे आज भी नकारा जाता है, ये बहुत ही बड़ी बात रही होगी। जैसे ही आपने देखा कि इसके लिए उनपे केस भी हुआ था, पर वो केस जीत गई थी। लोगों को लगता है कि वो गंदी कहानियां लिखती थी, लेकिन वो कहानियां उनके बीच की होती थी। जो ये कहानियां मन गढ़ंत जरूर होती है, पर वो रियल लाइफ के इंसिडेंट से ही उठाई जाती है।